आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या के हाँ कहने के बाद प्रियंका ने अपना फोन मिस्टर सिन्हा को दे दिया। जैसे ही मिस्टर सिन्हा ने फोन पर बातचीत की, उन्होंने कहा, डॉक्टर अनन्या, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिन्हा। डॉक्टर अनन्या, क्या आप मेरी बेटी का इलाज करने फिर से आ सकती हैं? वो इस बीमारी से सीरियसली परेशान है और वो हर दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में कुछ गलत हो जाएगा। एक बार आकर देखिए, और अगर आपके लिए अभी आना पॉसिबल है तो अभी आ जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं किसी को आपको पिक करने के लिए कहता हूँ, मिस्टर सिन्हा ने कहा। अनन्या एक ऐसी इंसान थी जो उसके साथ अच्छे से बोलने वालों को अच्छे से जवाब दिया करती थी। इसके अलावा अगर कोई उससे कुछ गलत कहता तो वो आसानी से उसके साथ आर्ग्यू कर सकती थी और उसे बिना कोई गलत शब्द कहे हरा सकती थी। मिस्टर सिन्हा एक बहुत बड़ी कंपनी के बॉस थे, जैसा कि वो अच्छे से माफी मांग रहे थे और उनका हर शब्द उनकी बेटी के लिए चिंता दिखा रहा था। इसलिए अनन्या ने महसूस किया कि उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया था। लेकिन क्या उन्होंने पहले से ही प्रवीण को नहीं दिखाया था, या वो सही थी? क्या प्रवीण कुछ भी करने में फेल हो गया था? इस केस में मिस सिन्हा को क्या अजीब बीमारी थी? इतने फेमस डॉक्टर पहले ही फेल हो चुके थे। अगर वो चली भी जाती तो क्या वो उसका इलाज कर पाती? अनन्या ने मन ही मन सोचा। अनन्या ने मिस सिन्हा को कभी नहीं देखा था और उसे पता नहीं था कि उन्हें क्या बीमारी है, इसलिए वो श्योर नहीं थी कि क्या वो मदद कर पाएगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अनन्या ने उनकी माफी एक्सेप्ट नहीं की है और वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट की, डॉक्टर अनन्या, आप जब तक मेरी बेटी को बचाएंगी, आप जो चाहें वो आपके पास हो सकता है। अनन्या ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए कहा, मिस्टर सिन्हा, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं आ सकती हूँ, लेकिन आप पहले से ही इतने फेमस डॉक्टर्स को काम पर रख चुके हैं जो फेल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी हेल्प कर भी पाऊंगी। इन शब्दों ने मिस्टर सिन्हा को थोड़ा हरा दिया था, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद उन्होंने कहा, जब तक आप आने के लिए तैयार हैं, मैं पहले से ही आपका बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर अनन्या। उन्होंने समझा कि उनकी बेटी की बीमारी का इलाज मुश्किल था। सच में वो ये नहीं मानते थे कि अनन्या में उनकी बेटी को ठीक करने की एबिलिटी है। आखिरकार इतने फेमस डॉक्टर पहले ही फेल हो गए थे, लेकिन वो अभी भी एक चमत्कार की आशा करते थे। अनन्या कुछ पल के लिए सोचने लगी और आखिरकार मान गई। सिद्धार्थ ने देखा कि अनन्या ने फोन रख दिया है। उसने तुरंत उसका हैंडबैग उसके हाथ पर लटकाया और जाने लगा। अनन्या ने हैरान होकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे वहां नहीं लेकर चल रहे? हाँ। सिद्धार्थ ने अजीब तरीके से जवाब दिया। अनन्या ने उसे नहीं जाने दिया और कहा, मत जाओ, मुझे वहां ले चलो, मुझे बस अभी इसमें कुछ मिनट और लगेंगे, टैक्सी बुला लो। सिद्धार्थ ने मना करते हुए कहा, यहाँ टैक्सी पकड़ना मुश्किल है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपनी तीखी नजरों से उस लड़की की ओर देखा। अनन्या को लगा कि उस आदमी की आंखें बहुत तेज थीं। उसने कुछ भी छुपाया नहीं, उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपने सच्चे इरादों को नहीं छिपाने का फैसला किया और सीधे उससे कहा, मुझे लगता है कि मुझे एक असिस्टेंट की नीड हो सकती है और तुम्हारे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे साथ आओ। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे इशारे से अपनी शर्ट छोड़ने को कहा। अनन्या लगातार कह रही थी, इतना छोटा भी मत बनो, मुझ पर एक एहसान करो और मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मुझे तुमसे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, बस जब मुझे जरूरत हो तब मुझे वो दवाई दे देना। सिद्धार्थ के लिप्स थोड़े से कर्व हुए और उसने शांति से पूछा, जब तुम पहले गई थी तब तुमने अपने साथ असिस्टेंट ले जाने का नहीं सोचा था जो तुम्हें दवाई देने में हेल्प करे? अनन्या की आंखें चौड़ी हो गईं और वो बोली, वो इसलिए क्योंकि अनन्या को नहीं लग रहा था कि वो उसे कुछ भी बोलकर कन्विंस कर पाएगी। इसलिए उसने लास्ट में सरेंडर कर दिया और बोली, सच बताऊं तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हूं कि मैं मिस सिन्हा को ठीक कर पाऊंगी। मिस्टर सिन्हा ने मुझे भले ही पर्सनली इनवाइट किया और कहा कि वो मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं फेल होती हूं तो वो उतने अच्छे भी नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई चाहिए जो ये कह सके कि मेरा कोई और भी अपॉइंटमेंट है जिसके लिए मुझे जाना है, लेकिन तुम नहीं। सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अनन्या थोड़ा सा हैरान हुई और उसने बिना इच्छा से बोलते हुए कहा, ये कैसा रहेगा? तुम मेरी हेल्प करो और बदले में मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट मान लूंगी। सिद्धार्थ की आंखें हल्के से हंसते हुए चमक उठी और वो अपने लिप्स ऊपर करते हुए बोला, मुझे हर 3 दिन में बेडशीट चेंज करने की आदत है। अनन्या थोड़ा सा सरप्राइज हो गई और बोली, हाँ, तुम उन्हें साफ चाहते हो? हर 3 दिन में नई बेडशीट्स? वो बेडशीट्स अभी तक गंदी नहीं हुई हैं, टैक्सी बुला लो। सिद्धार्थ ने शांति से अनन्या का हाथ दूर हटाते हुए कहा। अनन्या ने फिर से उसकी शर्ट पकड़ ली और कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए हर 3 दिन में बदल दूंगी। उसने कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहा, घर पर सफाई? सिद्धार्थ ने जोड़ते हुए कहा, इसे मैं करूंगी और रात का खाना मैं बना दूंगी। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठा लिया और उसके चेहरे से बालों को हटाने से पहले अनन्या के सर को थपथपाया। फिर उन्होंने थोड़े से एविल टोन में कहा, तुम ये करना चाहती हो, तुम बनाना चाहती हो, क्या लिटिल सिको? अनन्या के माथे पर लकीरें बढ़ गई। वो कुछ नहीं बोली। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या के हाँ कहने के बाद प्रियंका ने अपना फोन मिस्टर सिन्हा को दे दिया। जैसे ही मिस्टर सिन्हा ने फोन पर बातचीत की, उन्होंने कहा, डॉक्टर अनन्या, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मिस्टर सिन्हा। डॉक्टर अनन्या, क्या आप मेरी बेटी का इलाज करने फिर से आ सकती हैं? वो इस बीमारी से सीरियसली परेशान है और वो हर दिन खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में कुछ गलत हो जाएगा। एक बार आकर देखिए, और अगर आपके लिए अभी आना पॉसिबल है तो अभी आ जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो मैं किसी को आपको पिक करने के लिए कहता हूँ, मिस्टर सिन्हा ने कहा। अनन्या एक ऐसी इंसान थी जो उसके साथ अच्छे से बोलने वालों को अच्छे से जवाब दिया करती थी। इसके अलावा अगर कोई उससे कुछ गलत कहता तो वो आसानी से उसके साथ आर्ग्यू कर सकती थी और उसे बिना कोई गलत शब्द कहे हरा सकती थी। मिस्टर सिन्हा एक बहुत बड़ी कंपनी के बॉस थे, जैसा कि वो अच्छे से माफी मांग रहे थे और उनका हर शब्द उनकी बेटी के लिए चिंता दिखा रहा था। इसलिए अनन्या ने महसूस किया कि उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया था। लेकिन क्या उन्होंने पहले से ही प्रवीण को नहीं दिखाया था, या वो सही थी? क्या प्रवीण कुछ भी करने में फेल हो गया था? इस केस में मिस सिन्हा को क्या अजीब बीमारी थी? इतने फेमस डॉक्टर पहले ही फेल हो चुके थे। अगर वो चली भी जाती तो क्या वो उसका इलाज कर पाती? अनन्या ने मन ही मन सोचा। अनन्या ने मिस सिन्हा को कभी नहीं देखा था और उसे पता नहीं था कि उन्हें क्या बीमारी है, इसलिए वो श्योर नहीं थी कि क्या वो मदद कर पाएगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर मिस्टर सिन्हा ने सोचा कि अनन्या ने उनकी माफी एक्सेप्ट नहीं की है और वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट की, डॉक्टर अनन्या, आप जब तक मेरी बेटी को बचाएंगी, आप जो चाहें वो आपके पास हो सकता है। अनन्या ने अपनी आईब्रोज उठाते हुए कहा, मिस्टर सिन्हा, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मैं आ सकती हूँ, लेकिन आप पहले से ही इतने फेमस डॉक्टर्स को काम पर रख चुके हैं जो फेल हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि मैं आपकी हेल्प कर भी पाऊंगी। इन शब्दों ने मिस्टर सिन्हा को थोड़ा हरा दिया था, लेकिन थोड़ा सा रुकने के बाद उन्होंने कहा, जब तक आप आने के लिए तैयार हैं, मैं पहले से ही आपका बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर अनन्या। उन्होंने समझा कि उनकी बेटी की बीमारी का इलाज मुश्किल था। सच में वो ये नहीं मानते थे कि अनन्या में उनकी बेटी को ठीक करने की एबिलिटी है। आखिरकार इतने फेमस डॉक्टर पहले ही फेल हो गए थे,
लेकिन वो अभी भी एक चमत्कार की आशा करते थे। अनन्या कुछ पल के लिए सोचने लगी और आखिरकार मान गई। सिद्धार्थ ने देखा कि अनन्या ने फोन रख दिया है। उसने तुरंत उसका हैंडबैग उसके हाथ पर लटकाया और जाने लगा। अनन्या ने हैरान होकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे वहां नहीं लेकर चल रहे? हाँ। सिद्धार्थ ने अजीब तरीके से जवाब दिया। अनन्या ने उसे नहीं जाने दिया और कहा, मत जाओ, मुझे वहां ले चलो, मुझे बस अभी इसमें कुछ मिनट और लगेंगे, टैक्सी बुला लो। सिद्धार्थ ने मना करते हुए कहा, यहाँ टैक्सी पकड़ना मुश्किल है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ ने अपनी तीखी नजरों से उस लड़की की ओर देखा। अनन्या को लगा कि उस आदमी की आंखें बहुत तेज थीं। उसने कुछ भी छुपाया नहीं, उनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपने सच्चे इरादों को नहीं छुपाने का फैसला किया और सीधे उसे कहा, मुझे लगता है कि मुझे एक असिस्टेंट की नीड हो सकती है और तुम्हारे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे साथ आओ। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे इशारे से अपनी शर्ट छोड़ने को कहा। अनन्या लगातार कह रही थी, इतना छोटा भी मत बनो, मुझ पर एक एहसान करो और मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मुझे तुमसे कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, बस जब मुझे जरूरत हो तब मुझे वो दवाई दे देना। सिद्धार्थ के लिप्स थोड़े से कर्व हुए और उसने शांति से पूछा, जब तुम पहले गई थी तब तुमने अपने साथ असिस्टेंट ले जाने का नहीं सोचा था जो तुम्हें दवाई देने में हेल्प करे? अनन्या की आंखें चौड़ी हो गई और वो बोली, वो इसलिए क्योंकि अनन्या को नहीं लग रहा था कि वो उसे कुछ भी बोलकर कन्विंस कर पाएगी। इसलिए उसने लास्ट में सरेंडर कर दिया और बोली, सच बताऊं, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं हूं कि मैं मिस सिन्हा को ठीक कर पाऊंगी। मिस्टर सिन्हा ने मुझे भले ही पर्सनली इनवाइट किया और कहा कि वो मुझे ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं फेल होती हूं तो वो उतने अच्छे भी नहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई चाहिए तो ये कह सके कि मेरा कोई और भी अपॉइंटमेंट है जिसके लिए मुझे जाना है। लेकिन तुम नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। अनन्या थोड़ा सा हैरान हुई और उसने बिना इच्छा से बोलते हुए कहा, ये कैसा रहेगा? तुम मेरी हेल्प करो और बदले में मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट मान लूंगी। सिद्धार्थ की आंखें हल्के से हंसते हुए चमक उठी और वो अपने लिप्स ऊपर करते हुए बोला, मुझे हर 3 दिन में बेडशीट चेंज करने की आदत है। अनन्या थोड़ा सा सरप्राइज हो गई और बोली, हाँ, तुम उन्हें साफ चाहते हो? हर 3 दिन में नई बेडशीट्स? वो बेडशीट्स अभी तक गंदी नहीं हुई हैं। टैक्सी बुला लो। सिद्धार्थ ने शांति से अनन्या का हाथ दूर हटाते हुए कहा। अनन्या ने फिर से उसकी शर्ट पकड़ ली और कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए हर 3 दिन में बदल दूंगी। उसने कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहा, घर पर सफाई? सिद्धार्थ ने जोड़ते हुए कहा, इसे मैं करूंगी और रात का खाना मैं बना दूंगी। सिद्धार्थ ने अपना हाथ उठा लिया और उसके चेहरे से बालों को हटाने से पहले अनन्या के सर को थपथपाया। फिर उन्होंने थोड़े से एविल टोन में कहा, तुम ये करना चाहती हो, तुम बनाना चाहती हो क्या? लिटिल सिको। अनन्या के माथे पर लकीरें पड़ गई। वो कुछ नहीं बोली। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे अपने लिए कुछ चीजों को क्लियर करने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि मिस सिन्हा मुझे जवाब नहीं देंगी। मिस्टर सिन्हा ने चाय का एक घूंट लिया और कहा, मेरी बेटी साल जुलाई में अंटार्कटिका गई थी। जब वो वापस आई तब वो बीमार थी, लेकिन उसने बस खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उस टाइम वो ना तो खाती थी और ना ही पीती थी और वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी जब तक वो अपने होश में आई और इलाज कराने का फैसला किया। लेकिन ये सब पहले ही बिगड़ चुका था। अनन्या ने बीच में ही कट करते हुए कहा, नहीं, ये बिगड़ा नहीं है, वो बस लोगों को अपना इलाज नहीं करने दे रही। प्रियंका ने पूरी बातचीत सुनी, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूजन में थी। फिर वो अपनी तरह ही चुप खड़े सिद्धार्थ की ओर मुड़ी और पूछा, वो किस बारे में बात कर रही है? लतिका अनहेल्दी कैसे है? उसके चेहरे के बारे में। सिद्धार्थ ने शांति से जवाब दिया। उनकी आवाज ठंडी और स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उसने नॉर्मल स्पीड से बात की। प्रियंका थोड़ी हैरान हुई। वो बस उससे यूं ही पूछ रही थी और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो सच में जवाब देगा। ये पहली बार था जब मिस्टर सिन्हा ने सिद्धार्थ की आवाज सुनी, इसलिए उन्होंने हैरानी से शांत खड़े असिस्टेंट को देखा। लेकिन उन्होंने अचानक महसूस किया कि वो आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा था। फिर भी उन्हें एग्जैक्टली याद नहीं था कि उन्होंने उसे पहले कहाँ देखा था। अनन्या ने मुड़कर प्रियंका को हैरानी से देखा और कहा, प्रियंका दीदी, आपको नहीं पता था कि उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी? अगर प्रियंका ने अनन्या को लतिका के मास्क को ना हटाने के लिए नहीं कहा होता तो वो शायद इस बात पर गौर नहीं करती और उसी से इलाज शुरू करती। इसलिए उसे लगा कि शायद प्रियंका जानती थी। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ आने से पहले ही बता देती। प्रियंका सब जानती थी कि लतिका बीमार थी और उसका बिहेवियर भी इस वजह से खराब हो गया था। वो ये भी जानती थी कि लतिका रोज अपने घर पर ही रहती थी और हमेशा मास्क पहना करती थी जब भी बाहर जाया करती थी। और तो और वो सबसे नाराज ही रहती थी। अगर कोई उसे मास्क हटाने के लिए कहता तो वो तुरंत गुस्सा हो जाती। प्रियंका ने बस अनन्या को चेतावनी दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो लतिका को उकसाए। डॉक्टर अनन्या, क्या पहले से ही जानती हो कि लतिका की क्या कंडीशन है? मिस्टर सिन्हा ने इमोशनली होकर अनन्या से पूछा। इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाने के बाद अनन्या पहली डॉक्टर थी जिसने उसके फ्रॉस्ट बाइट के बारे में बात की थी। अनन्या ने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है उसकी हालत उसके फ्रॉस्ट बाइट की वजह से है। ये किस तरह की कंडीशन है? ये उसके फ्रॉस्ट बाइट से कैसे रिलेटेड है? प्रियंका ने पूछा। वो बहुत परेशान थी। लतिका को फ्रॉस्ट बाइट था, लेकिन उसने उसकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से कैसे बदल दिया था? बहुत ज्यादा ठंड में फ्रॉस्ट बाइट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सीरियस फ्रॉस्ट बाइट। 1 डिग्री सबसे हल्का मामला है, हम अक्सर इसे छाले के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट ओनली स्किन पर होता है। 2 डिग्री फ्रॉस्ट बाइट थोड़ा ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये टिश्यूज में एंटर कर जाता है। फिर वहाँ 3 डिग्री फ्रॉस्ट बाइट है जो स्किन की सभी लेयर्स को नुकसान पहुंचाता है। लास्ट में हमारे पास सीरियस फ्रॉस्ट बाइट है जो स्किन, मसल्स, टिश्यूज, बोन्स को इफेक्ट कर सकता है और ये आगे चलकर नेक्रोसिस भी कर सकता है। उसके हाथ के अलावा मिस सिन्हा के चेहरे पर भी फ्रॉस्ट बाइट था। सही बात बताऊं तो ये उसके चेहरे पर था और इससे उसके चेहरे पर पैरालिसिस हो गया। क्या मैं सही हूँ? मिस्टर सिन्हा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, क्योंकि उसका मुंह बहुत टेढ़ा हो गया है और वो अच्छी नहीं दिखती है, इसलिए वो हर दिन एक मास्क पहनती है जिससे कोई भी उसका चेहरा न देख पाए। पहले तो उसकी माँ और मुझे नहीं पता था, हमें सिर्फ ये लग रहा था कि शायद उसका ब्रेकअप या कुछ ऐसा हो गया है। हमें बाद में पता चला कि सच में हुआ क्या था और फिर पता चला कि उसके चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट की वजह से पैरालिसिस हो गया था जो आयुर्वेदिक दवाई से ठीक होगा। इसलिए हमने बहुत सारे फेमस डॉक्टर्स को इलाज के लिए बुलाया, लेकिन उसने उन्हें दिखाने से मना कर दिया। उसे बहुत मनाया, फिर लास्ट में वो एक बात पर मानी कि वो अपना मास्क नहीं हटाएगी और फ्रॉस्ट बाइट का जिक्र नहीं करेगी। वो चाहती थी कि डॉक्टर इसे खुद से जान ले। अगर वे इसे ठीक से इलाज करने में कामयाब रहे तो वो उनके इलाज को एक्सेप्ट करेगी, अगर नहीं तो वो अकेले रहना चाहती थी। ये कहने के बाद मिस्टर सिन्हा की आंखें लाल हो गई। उन्होंने आगे कहा, हम जानते हैं कि ऐसा करना गलत था। यहाँ तक कि सबसे फेमस डॉक्टर को भी सही इलाज करने के लिए पेशेंट को अच्छे से चेक करना जरूरी होता है, लेकिन मेरी बेटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईगो है। वो हमेशा से एक अट्रैक्टिव पर्सन रही है। अगर किसी बाहर के आदमी को उसके चेहरे के बारे में पता चला तो वो उसे हैंडल नहीं कर पाएगी। मैं सच में बहुत डर गया था कि कहीं वो खुद की जान ना ले ले, इसलिए मुझे उसकी ये रिक्वेस्ट माननी पड़ी। प्रियंका एक माँ थी, इसलिए वो नेचुरली ही मिस्टर सिन्हा के दर्द को समझ रही थी जिसे वो महसूस कर रहे थे। इसलिए उसने अनन्या से कहा, लतिका को जन्म के बाद से ही बहुत लाड से पाला गया है क्योंकि मिस्टर सिन्हा और मिसेस सिन्हा दोनों ही उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे दर्द में नहीं देख सकते हैं। इसलिए उसकी इस हालत से मिस्टर सिन्हा बहुत परेशान है, जिससे उनके सभी बाल सफेद हो गए हैं और मिस्टर सिन्हा ने बस एक चमत्कारी डॉक्टर को ढूंढने के लिए अपना काम भी छोड़ दिया है। अनन्या ने हंसते हुए कहा,
उसे कभी भी एक चमत्कारी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। उसे बस इतना करना था कि वो अपना मास्क हटा ले और जल्द से जल्द इलाज करवाए। इलाज शुरू होने के 1 वीक के अंदर ही इफेक्ट हो जाता और आयुर्वेदा के बहुत सारे डॉक्टर्स उसकी कंडीशन को बहुत आसानी से हैंडल कर पाते। अगर उसने ऐसा किया होता तो वो बिना किसी डिफिकल्टी के पूरी तरह से ठीक हो जाती। लेकिन अब जब हमने इसे 3-4 महीने के लिए डिले कर दिया है तो क्या इसका इलाज करना मुश्किल होगा? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मिस्टर सिन्हा ने चिंता से पूछा, ऐसे तो मुझे उसकी पल्स से कुछ पता नहीं चला, तो ये सीरियस नहीं होना चाहिए? अनन्या ने जवाब दिया, अगर उसकी पल्स से कुछ भी सीरियस होने का पता चलता तो वो जाने माने फेमस डॉक्टर्स कब का पता लगा चुके होते। बहुत से डॉक्टर्स मिस सिन्हा को देखने आए थे और जो भी चेक करके गए उन्होंने पल्स चेक करने के पहले ही ये कह दिया था कि ये एक सीरियस बीमारी थी। उन्होंने जब उसकी पल्स चेक की और बताया कि कुछ भी गलत नहीं था तो उन्होंने बस ये मान लिया कि सांस की तकलीफ के कारण ये एक मानसिक प्रॉब्लम थी। अनन्या ने सिर्फ प्रियंका की वार्निंग के कारण सच का पता लगाया था। अनन्या ने मिस सिन्हा के हाथ पर फ्रॉस्ट बाइट का निशान और उसके बेड साइड टेबल पर रखे ग्लास में स्ट्रॉ देखी जब वो उसकी पल्स चेक कर रही थी। आमतौर पर एक इंसान स्ट्रॉ का यूज तभी करता है जब तक कि उनका मुंह सुन्न या पैरालिसिस हो। इस तरह अनन्या ने अंदाजा लगाया कि लतिका को फ्रॉस्ट बाइट के कारण चेहरे पर पैरालिसिस हो गया है। मिस्टर सिन्हा ने अनन्या की ओर उम्मीद से देखा और कहा, क्या इसका मतलब है इसे ठीक कर पाना आसान है? ये मुश्किल नहीं है। अनन्या ने सिर हिलाकर बोला। इसलिए उसकी टोन एकदम से बदल गई और वो बोली, लेकिन इसे इलाज करवाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर वो ठीक होना चाहती है तो उसे अपना मास्क हटाना पड़ेगा। अगर फ्रॉस्ट बाइट बढ़कर नेक्रोसिस का कारण बन चुका होगा तो फिर इसे ठीक कर पाना मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं मिस सिन्हा के मुंह को सीधा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन अगर कुछ सीरियस होता तो उसकी पल्स चेक करने से पता चल जाता। इसलिए अनन्या निश्चिंत थी कि फ्रॉस्ट बाइट ने कोई परमानेंट डैमेज नहीं किया है, लेकिन इलाज का सबसे अच्छा तरीका एक्यूपंक्चर था। अगर मिस सिन्हा ने अपना मास्क हटाने से मना कर दिया तो फिर उनके लिए एक्यूपंक्चर से इलाज कैसे होगा? मिस्टर सिन्हा ने उसकी ओर हेल्पलेसली देखा। क्या वो सिर्फ दवा नहीं ले सकती? अगर लतिका अपना चेहरा दूसरों को दिखाने के लिए अपना मास्क हटाने के लिए तैयार हो जाती है तो चीजें ज्यादा आगे के लिए डिले नहीं होंगी। इसलिए अनन्या के लिए उसको मास्क हटाने के लिए कहना एक मुश्किल टास्क था। लेकिन अनन्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उसे एक्यूपंक्चर से इलाज कराना पड़ेगा। मिस्टर सिन्हा ने अपनी आईब्रोज उठाई और 1 मिनट के लिए थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने फिर से बेडरूम में जाते टाइम अपने असिस्टेंट को अनन्या को बैठाने में मदद करने के लिए और चाय पिलाने को कहा। कॉफी टेबल के बीच में बैंगनी मिट्टी से बना एक नाजुक चाय का सेट था और इससे चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। अनन्या जानती थी कि मिस्टर सिन्हा लतिका से बात करने बेडरूम में गए थे, इसलिए उसने सिद्धार्थ के हाथों से दवा की कितली, एक पेन और पेपर निकाला, उस पर प्रेस्क्रिप्शन लिखा और नीचे अपना नाम लिख दिया। जब वो दवा की किट को बंद करने गई तो उसे लगा कि सिद्धार्थ अभी भी खड़ा है। लंबा और मजबूत आदमी, साफ और इंट्रोवर्ट था। उसकी शांत और गहरी आंखें अजीब थीं और उनमें थोड़े से भी इमोशंस नहीं दिखाई देते थे। वो एक बेहतरीन पेंटिंग की तरह था, कीमती और रिफाइंड, बाहर की दुनिया से पूरी तरह अनअफेक्टेड। ऐसे तो वो अभी भी एक असिस्टेंट की तरह नहीं लग रहा था, पर वो अपना एरोगेंस अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा था। वो जितना ज्यादा टाइम सिद्धार्थ के साथ रहती वो उतना ही मिस्टीरियस बन जाता था। तुम थके नहीं हो? आओ बैठो, अनन्या ने कहा। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी घड़ी की तरफ देखा। क्या तुम जल्दी में हो? अगर तुम जल्दी में हो तो तुम पहले जा सकते हो, अनन्या ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए कहा। सिद्धार्थ चुप रहा, बस उसने अपनी नजरें अनन्या की तरफ घुमा ली। प्रियंका दोनों के बीच हो रही बातचीत को कंफ्यूज होकर देख रही थी। एक शांत, क्लियर और ओपन माइंडेड लड़की एक आदमी के सामने कुछ अजीब बिहेव कर रही थी और एक शांत, एरोगेंट और क्लासी आदमी एक लड़की के सामने बहुत सुलझा हुआ दिख रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रियंका इसे कैसे देखती है। ये दोनों एक परफेक्ट कपल थे, लेकिन इस तरह के दो अलग अलग फील्ड्स के लोग साथ में कैसे हैं? थोड़ी ही देर में मिस्टर सिन्हा बेडरूम से बाहर आ गए और उन्होंने प्रियंका के ख्यालों को तोड़ दिया। प्रियंका ने तुरंत उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या लतिका मान गई? मिस्टर सिन्हा ने अनन्या की तरफ मुड़ने से पहले प्रियंका की तरफ दुखी होते हुए देखा और ना में सर हिला दिया। अनन्या हैरान नहीं थी, इसलिए उसने मिस्टर सिन्हा को अपना प्रिस्क्रिप्शन देते हुए कहा, ये दवा कुछ राहत देगी, लेकिन ये इलाज के लिए काफी नहीं है। मिस्टर सिन्हा ने प्रिस्क्रिप्शन को देखा। फाइनली ये दूसरे डॉक्टर्स के बताए प्रिस्क्रिप्शन से अलग था। उन्होंने अनन्या को देखा और कहा, मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ डॉक्टर अनन्या, आपने कैसे किया? क्या आप थोड़ा इंतजार कर सकती हैं? मैं आपसे रात के खाने के बाद ट्रीटमेंट के बारे में फिर से बात करूंगा। रात के खाने की कोई जरूरत नहीं है। अनन्या ने महसूस किया कि बस लतिका से पूछना एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं था, तो उसने बेडरूम के दरवाजे को देखा, कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, मिस्टर सिन्हा, आप मुझे कोशिश क्यों नहीं करने देते? मिस्टर सिन्हा की आंखें होप से चमक उठी। आप क्या करने की प्लानिंग कर रही हैं? अनन्या मिस्टर सिन्हा के पास गई और उनके कान में कुछ बोलने के लिए झुकी। उसने फिर कुछ धीरे से कहा जिसे सिर्फ वे ही सुन सकते थे। जब सिद्धार्थ ने उन दोनों को ऐसे बात करते देखा तो उसकी डल नजर एकदम से बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जैसे ही अनन्या अपनी बात खत्म करके दूर होने लगी, सिद्धार्थ ने अपने लिप्स को दबाया और कहा, देर हो रही है, तुम्हें अभी एक और अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। उनकी आवाज हवा की तरह ठंडी और सर्द थी। अनन्या को हैरानी हुई और उसने जल्दी से सिद्धार्थ को देखा। जरूर उन्होंने इस ट्रिक का यूज करने का सोचा था, पर अभी की सिचुएशन के लिए इसकी जरूरत नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरा और कहा, इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या को उसकी आवाज में धमकी जैसा महसूस हुआ। फिर उसने जबरदस्ती स्माइल की और हंसते हुए कहा, ये सच है, मेरे पास अभी भी एक और अपॉइंटमेंट है, मुझे अब जाना होगा। इससे पहले कि वो अपनी बात खत्म कर दी, सिद्धार्थ ने एक हाथ से उसकी दवा की किट को उठाया और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। एक झटके में वो घुमा और उसे बाहर खींच लिया। अनन्या को बहुत अजीब लगा। वो पलटी और शॉक्ड होकर प्रियंका और मिस्टर सिन्हा को देखा और स्माइल करते हुए कहा, मेरा पेशेंट मेरा वेट कर रहा है, बाय। प्रियंका देखती रह गई। मिस्टर सिन्हा भी चुप रहे। लिफ्ट के अंदर अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखा और कहा, अब से तुम बस मुझे चलने के लिए कहोगे और मैं चल लूंगी। तुमने मुझे बाहर क्यों खींचा? मैं कोई दवा की किट नहीं हूँ। याद रखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी एक इमेज है। प्लीज अगली बार से इसे ध्यान रखना। सिद्धार्थ ने अनन्या की तरफ अजीब तरीके से देखा और फिर उसे उंगली से इशारा किया। अनन्या ने सिद्धार्थ को सावधानी से देखा। वो उसे करीब जाने के लिए क्यों कह रहा था? वो घबरा रही थी, लेकिन सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस लग रहे थे, जैसे वो उसे कुछ बताना चाह रहा था। लास्ट में अनन्या ने थोड़ा सोचा और वो कुछ कदम आगे चली। जब वो सिद्धार्थ के पास पहुंची तो उसने पूछा, क्या? उस समय सिद्धार्थ ने अपनी उंगली को घुमाया और उसके फोरहेड से बाल हटाते हुए बोला, लिटिल सिको, तुम्हारी क्या इमेज है? ऊपर बादलों से हल्की बारिश शुरू हो गई। ऐसे तो अभी भी दोपहर थी, लेकिन आसमान में बहुत अंधेरा हो गया था। ये शरद की बारिश हल्की थी, इतनी हल्की जैसे वुलन हो, लेकिन फिर भी बॉडी पर सर्दी तो लग रही थी। अनन्या सिद्धार्थ की कार के अंदर बैठी थी। जब उसे हीटर की गर्मी का एहसास हुआ तो आखिरकार उसे आराम मिला। उसने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा और शिकायत की, क्या तुम्हें मुझे लिटिल सिको कहने की आदत हो गई है? उसके दिमाग में पानी भर गया होगा कि उसने सिद्धार्थ को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कहा। सिद्धार्थ का एग्जिस्टेंस तो केवल उसके फेक फियांसे से निपटने के लिए था। बाकी टाइम में तो उसे स्टोरेज में बंद कर नजरों से और दिमाग से दूर कर देना चाहिए।
सिद्धार्थ ने ग्लव बॉक्स खोला, कुछ टिश्यूज को बाहर निकाला और उन्हें अनन्या पर फेंक दिया। जब वे कार की तरफ जा रहे थे तब थोड़ा सा भीग गए थे और अनन्या के बाल थोड़े गीले थे। जैसा कि उसने अपने शरीर पर टिश्यूज को देखा, अनन्या ने जल्दी से अपने डांटते हुए शब्दों को वापस ले लिया। उसने एक टिश्यू उठाया और अपने बालों को सुखाने लगी और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रही हूँ। अब से प्लीज याद रखना कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जिस तरह तुम मुझे बाहर खींच कर लाए तो ये सब मुझे अनप्रोफेशनल बनाता है। सिद्धार्थ ने अपनी डल आंखों से उसकी तरफ देखा और एक गहरी स्माइल के साथ वो बोला, क्या किसी दूसरे आदमी के कान में इस तरह कानाफूसी करना प्रोफेशनल है? अनन्या थोड़ी हैरान थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो आदमी क्या कहना चाह रहा था। उसके माथे पर तुरंत लकीरें उभर आई और वो बोली, क्या मतलब है कि तुम इस तरह से कानाफूसी कर रही थी? मैं केवल मिस्टर सिन्हा की मदद कर रही थी। लतिका मेरी पेशेंट है और उसकी डॉक्टर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि वो मेरा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करे। उसने बोलते हुए सिद्धार्थ पर टिश्यू फेंक दिया और आगे कहा, मुझे लगा लतिका के चेहरे की पैरालिसिस से ज्यादा उसके दिमाग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमें उसके चेहरे की पैरालिसिस को ठीक करना है तो पहले हमें उसके दिमाग को ठीक करना होगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि लतिका को पता चले कि हम कौन सा तरीका अपना रहे हैं। वो रूम के अंदर थी और मुझे नहीं पता कि वो हमारी बातें सुन रही थी या नहीं, इसलिए मुझे मिस्टर सिन्हा के कान में ऐसा कहना पड़ा। सिद्धार्थ ने अपना सिर घुमाया और अपनी नजरें अनन्या के चेहरे पर टिका ली। आसमान में अंधेरा होने के कारण स्ट्रीट लाइट पहले ही चालू हो चुकी थी। ये डिम लाइट खिड़की से अंदर आकर अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा ग्लो कर रहा था और उसकी सीरियस आंखें चमक रही थी जैसे उनमें तारे चमक रहे थे। उस पर से किसी की भी नजर हटना मुश्किल था। सिद्धार्थ ने चुपचाप सुना और फिर धीरे से जवाब दिया, ठीक है। अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसकी आवाज में अभी भी गुस्सा था। मुझे ये कहना चाहिए कि तुम हमेशा मुझे धमकाते क्यों रहते हो? मैं तुम्हारी लैंडलॉर्ड हूँ। सिद्धार्थ खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था और हंस रहा था। उसकी अट्रैक्टिव आंखों में मजाक दिख रहा था और वो बोला, तुम भी मुझे धमका सकती हो। अनन्या ने सिद्धार्थ को देखा। वो शॉक थी और कुछ नहीं बोली। बेशक वो उसे धमकाना भी चाहती थी, लेकिन केवल तब अगर ये हो पाता। लोग अक्सर कहते थे अपनी ताकत के साथ अपने दुश्मन की ताकत को जानना जीतने का पक्का रास्ता था, लेकिन उसे अब तक यही नहीं पता था कि वो कौन था, वो उसे कैसे धमका सकती थी। और तो और उसे अभी भी अपने फेक फियांसे के अगेंस्ट उसकी जरूरत थी। सिद्धार्थ ने अनन्या की तरफ देखा और अपने लिप्स दबाते हुए कहा, वैसे तुम मेरी लैंडलॉर्ड नहीं हो, तुम मेरी पत्नी हो। अनन्या ने सिद्धार्थ के शांत एक्सप्रेशंस को देखा। जिस तरह से वो उसका फायदा उठा रहा था उसने उसे और गुस्सा दिला दिया। पत्नी? मानो वो उसकी पत्नी हो। हर कोई उसे इस तरह बात करने की कोशिश कर रहा था कि उसने अपनी मेमोरी खो दी है। रुको, जब तक वो सच्चाई का पता नहीं लगा रही थी उसके बाद वो उन्हें अच्छे से सबक सिखाएगी। कार चलती रही। घर बस आने ही वाला था। अनन्या ने एक रोड की तरफ इशारा किया और बोली, यहाँ से आगे राइट ले लो, वहाँ पर एक द ग्रिल रेस्टोरेंट है। अनन्या के खाना बनाने के स्किल्स अच्छे नहीं थे, फिर भी वो कुकर में चावल बनाना, सूप बनाना जानती थी और इसके अलावा उसे फ्राइड एग, एग नूडल्स, एग फ्राइड राइस और फ्राइड टमाटर एग बनाना आता था। अगर उसके पास चॉइस होती वो कभी भी कुकिंग को चूज नहीं करती। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सिद्धार्थ ने उसकी डायरेक्शन को फॉलो किया और कार मोड़ ली। वहां उनके सामने एक द ग्रिल रेस्टोरेंट था। शायद बारिश के कारण रेस्टोरेंट में डिनर टाइम न होने के बावजूद भी काफी भीड़ थी। जैसे ही अनन्या और सिद्धार्थ अंदर गए तो उन्होंने वहां बहुत सारी डिशेस को बनते हुए देखा और उनके बनने की जो खुशबू थी वो पूरे रेस्टोरेंट में फैल रही थी, जिससे उनकी भूख और बढ़ गई थी। दोनों ने जल्दी से एक खाली टेबल ढूंढी और बैठ गए। अनन्या ने मेन्यू देखते हुए सिद्धार्थ से कहा, तो आज तुम ट्रीट दे रहे हो है ना? फिर उसने वेटर को बुलाकर चटपटा सा खाना ऑर्डर किया। लेकिन वेटर के ऑर्डर लेने से पहले ही सिद्धार्थ ने बोला, प्लीज आप केवल सूप लाइए। अनन्या ने मेन्यू रखकर सिद्धार्थ की तरफ दुखी होकर देखा और कहा, तुम केवल सूप ऑर्डर करने के लिए क्यों कह रहे हो? अगर तुम चटपटा खाना नहीं खाना चाहते तो तुम कुछ और खा लो। सिद्धार्थ ने अनन्या की तरफ देखते हुए पूछा, तुमको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर होने के नाते क्या तुमको नहीं पता कि अभी अभी डिस्चार्ज हुए पेशेंट को कुछ टाइम तक लाइट खाना खाना चाहिए? उसके इस सीरियस एटीट्यूड ने अनन्या को हैरान कर दिया। क्या वो उसके लिए परेशान था? अनन्या ने फिर धीरे से कहा, अच्छा चलो हम थोड़ा कम मसाले वाला खाना मंगा लेते हैं, ये सही रहेगा ना? सिद्धार्थ ने सीधा कह दिया, नहीं। अनन्या ने कहा, अगर खाना थोड़ा सा तीखा नहीं होगा तो अच्छा कैसे लगेगा? ठीक है फिर नहीं खाते हैं। सिद्धार्थ ने शांति से जवाब दिया, ठीक है सूप मंगा लो। अनन्या ने कहा। अनन्या ने उसकी बात मान ली, लेकिन वो मन में सोच रही थी, भले ही सूप स्पाइसी नहीं होता पर वो उसमें थोड़ी सी चिली सॉस डाल देगी। उनका ऑर्डर आने के बाद अनन्या सूप में चिली सॉस और बहुत सारा चिली फ्लेक्स डालने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने उन सबको टेबल पर रखा सिद्धार्थ ने तुरंत उठाकर दूर कर दिया। चिली फ्लेक्स के बिना ही चिली सॉस मिलाओ, उसने ये कहकर उसे चिली फ्लेक्स मिलाने से रोका। अगर मैं नहीं कर सकती तो सूप का कोई टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे मैं बॉइल्ड पानी पी रही हूँ। अनन्या ने सिद्धार्थ की तरफ चिढ़ते हुए देखा और कहा, मैं नहीं मान सकती। सिद्धार्थ ने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम तीखा खाना नहीं खा सकती। अनन्या ने सिद्धार्थ को घूरा। उसे देखकर लग रहा था कि वो नहीं मानेगा, इसलिए उसने प्यारी से स्माइल करते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल से आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, मैं पहले से ठीक हूँ। इसके अलावा और मैं अब तक हल्का खाना ही खाती हुई आई हूँ। ये पहली बार है जब मैं चटपटा खाना खाने के लिए कह रही हूँ। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें फेर ली और वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। अनन्या ने उंगली दिखाकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, बस एक बार। सिद्धार्थ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। अनन्या ने सोचा, अब इसके लिए आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। इतने में सिद्धार्थ ने अचानक कहा, ठीक है। अनन्या की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से सॉस की कटोरी को उठा लिया, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालना। ठीक है ठीक है। अनन्या ने तुरंत से हिलाया। आखिरकार उसे मसालेदार खाने की परमिशन मिल ही गई। वो खुश थी। उसके बाद वेटर अच्छा सा खाना लेकर आया जिसमें पनीर चिली, दाल तड़का, मलाई कोफ्ता, चावल, चपाती और पापड़ था। उसके बाद उसने सिद्धार्थ से पूछा, तुम्हें क्या पसंद है, मैं सर्व कर देती हूँ। सिद्धार्थ ने कहा, जब तुमने सब अपनी पसंद का मंगाया है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? सिद्धार्थ ने उसे सूप देते हुए कहा, पहले इसे खत्म करो। मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, तुमको भी वही खाना पड़ेगा जो मैंने ऑर्डर किया है। अनन्या ने हंसते हुए कहा। अनन्या ने सूप खत्म किया और वो खाना सर्व करने लगी और उसके बाद उसने खाना शुरू किया। खाना अच्छा और मसालेदार था। वो इसे एंजॉय करते हुए खा रही थी। अनन्या खुशी से बिना रुके खाना खा रही थी। उसने सच में बहुत सारा खाना खा लिया था, जबकि सिद्धार्थ ने तो अभी थोड़ा सा ही खाया था। अनन्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने आज कोई काम नहीं किया? तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है या तुम एक बेरोजगार हो? शायद उसका पति होना ही उसकी जॉब थी। सिद्धार्थ उसकी बातों पर हंस दिया। फिर वो मजाक करते हुए बोला, सॉरी मैंने तुम्हें निराश कर दिया। अनन्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओह तो मतलब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है, तो तुम क्या करते हो? अब ये मैं कहना कि तुम मार्केट में सब्जियां बेचते हो। क्या मैं सब्जियां बेचकर तुम्हारे काबिल बन पाऊंगा? सिद्धार्थ ने कहते हुए पानी का ग्लास उठाया और पानी पीने लगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत पैसा कमाते हो। सब्जी बेचने वालों को कम मत समझो, बहुत सारे सब्जी बेचने वाले भी अमीर हैं। अनन्या जानती थी इस आदमी से बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका सच बताने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो झूठ बोलकर उसे परेशान नहीं करेगा। मैं कम से कम तुमसे तो ज्यादा ही कमाता हूँ, वरना मैं तुम्हें सपोर्ट करना कैसे अफोर्ड कर पाता? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। और तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो? तुम रेंट का पेमेंट तो करते नहीं हो,
अगर मैं तुम्हारा वाला रूम किसी को रेंट पर दे दूं तो वो मुझे सिक्योरिटी भी देंगे और हर महीने का रेंट भी। अनन्या ने सीरियस होकर कहा। सिद्धार्थ कंफ्यूज होकर बोला, मुझे तुम्हारे घर पर रहने के लिए रेंट क्यों देना चाहिए? अनन्या अभी भी खा रही थी। वो खाना खाते हुए भी बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव लग रही थी। अनन्या ने खाना खाते हुए उसे बोला, क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने अपना हाथ बढ़ाकर उसकी नाक खींचते हुए कहा, कौन सा पति अपनी पत्नी के घर पर रहने के लिए रेंट देता है? अचानक अनन्या को महसूस हुआ कि उसने गर्म खाना खा लिया। वो अभी भी उससे क्यों बात कर रही थी? उसके सामने इतना अच्छा और टेस्टी खाना रखा था, लेकिन वो उसे एंजॉय करने के बजाय सिद्धार्थ के साथ बिना मतलब की बातचीत कर रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसे सिद्धार्थ को इग्नोर करना चाहिए। सिद्धार्थ की पर्सनालिटी उसकी आंखों से पता चलती थी। वो फॉक्स की तरह चालाक था। लिटिल सिको। सिद्धार्थ ने अचानक बुलाया। अनन्या ने अपना सिर उठाया और सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसके मुंह में खाना था। खाना खाकर वो सीरियस होकर बोली, मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अनन्या को बुलाकर वो उसे बस देखे जा रहा था, कुछ कह नहीं रहा था। ये देखकर कि उस आदमी ने उसे बुलाया लेकिन बिना कुछ कहे बस उसे घूरे जा रहा था। अनन्या ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो? सिद्धार्थ ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही बुला रहा था। अनन्या उसे देखकर कुछ नहीं बोली। वो पन्नी को ऐसे चबा रही थी जैसे वो सिद्धार्थ को चबाना चाहती थी। अगली ही पल वो जानबूझकर शरारती आवाज में बोली, मिस्टर सिद्धार्थ, मैं आयुर्वेदिक की डॉक्टर हूँ, है ना? सिद्धार्थ ने हाँ में सर हिला दिया। तुम शायद ये नहीं जानते, लेकिन मैं एक ऐसी डॉक्टर हूँ जिसे पुरानी जड़ी बूटियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। जब मैं 18 साल की थी तो मैंने किसी बीमारी की एक दवाई बनाई थी। तुम जानना नहीं चाहोगे कि उस दवाई का इफेक्ट क्या है? अनन्या ने पूछा। क्या? सिद्धार्थ ने अनन्या की तरह ही हैरान होने का दिखावा किया। जैसा कि मैंने बीमारी का नाम नहीं बताया तो पक्का ही बताने लायक नहीं है। पुराने टाइम में ऐसी बीमारियां हमेशा मेन प्रॉब्लम से रिलेटेड हुआ करती थी और यही इस रेसिपी का इफेक्ट है। ओह, सिद्धार्थ ने पूछा। अनन्या ने सिद्धार्थ को प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, तो तुमने अगर मुझे फिर से लिटिल सिको बुलाया तो मैं ये दवाई तुम पर यूज करूंगी। आदमियों के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स बुरे सपने की तरह होती हैं। अनन्या को लगा था कि इससे सिद्धार्थ पक्का डर जाएगा और वो उसे चिढ़ाना बंद कर देगा, लेकिन सिद्धार्थ ना तो इससे डरा बल्कि वो तो उसकी तरफ देखकर हंसने लगा। फिर उसने प्यार से कहा, तुम सच में ही लिटिल सिको हो। अनन्या उसे देखती रह गई। अनन्या ने सिद्धार्थ का हैंडसम चेहरा देखा और उसकी गहरी आंखों में देखकर सोचा कि वो इतना शांत कैसे हो सकता है। लेकिन सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस जरा भी चेंज नहीं हुए और वो अनन्या को उसी कंफर्ट के साथ देख रहा था जिससे अनन्या का दिल पिघल रहा था। अनन्या ने उससे हैरान होकर पूछा, तुमको डर नहीं लगता कि अगर मैं तुम्हें दवाई खिला दूं तो? सिद्धार्थ अपनी प्यारी आवाज में बोला, अगर मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें ज्यादा चिंता करनी चाहिए। मुझे? अनन्या ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मुझे क्यों चिंता करनी चाहिए? तुम्हें क्या लगता है? सिद्धार्थ ने अपना सर अपने हाथ पर रखते हुए कहा और उसकी आंखों में बदमाशी दिख रही थी। अनन्या बहुत गुस्सा थी लेकिन वो हैरान भी थी। सिद्धार्थ ने देखा कि वो कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से के साथ प्यारा भी लग रहा था। लेकिन वो हंसा नहीं, पर फिर भी उसके चेहरे पर मस्ती दिख रही थी। बिना कुछ कहे वो चम्मच उठाकर खाना खाने लगा। अनन्या का माथा चकरा रहा था। वो बहुत देर में समझ पाई कि वो क्या कह रहा था। सिद्धार्थ की हिम्मत कैसे हुई उसका फायदा उठाने की? अनन्या की आंखें उसे फोकस कर रही थी। अचानक उसने अपने चम्मच से सिद्धार्थ का खाना गिरा दिया। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और दोबारा खाना उठाया, लेकिन अनन्या ने वो भी उसके हाथ से ले लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ क्या उठा रहा था, वो उसे कुछ भी खाने नहीं दे रही थी। ये सब देखकर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी और उसने खाना लेना बंद कर दिया। अब उसने सीधा अनन्या की प्लेट से खाना उठाना शुरू कर दिया। अनन्या के पेट में जो भी था वो सब ज्यादा स्पाइसी था। पहले तो अनन्या को लगा कि वो स्पाइसी खाना नहीं खाता, लेकिन जैसे ही उसने खाना खाया और उसके चेहरे पर कोई अलग एक्सप्रेशन नहीं आया। डिनर करने के बाद अनन्या ने सोचा कि सिद्धार्थ पावरफुल था लेकिन बदमाश भी। वो एक स्टील की दीवार की तरह था। अनन्या कुछ भी करती और उसका शांत और बिना इमोशन का मास्क हटा पाना जैसे इम्पॉसिबल था। वो उससे कुछ भी पता नहीं लगा पा रही थी और ये उसे परेशान कर रहा था। वो उसका पति कैसे हो सकता था? अगर वो उसका पति होता तो कभी तो उसे अनन्या की कोई बात बुरी लगती। अनन्या गुस्सा करते हुए ये सब सोच रही थी। उसके बाद उसने सोचना शुरू किया, अगर वो स्पाइसी खाना खा सकता था तो उसने सूप खुद के लिए ऑर्डर नहीं किया था बल्कि अनन्या की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए किया था। अगर ऐसा था तो सच में वो बुरा नहीं था। एक बिजी दिन के बाद अनन्या घर आई और नहाकर सोने चली गई, लेकिन जैसे ही वो लेटी कीर्ति का कॉल आया। हेलो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? कीर्ति ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अनन्या तुरंत समझ गई कि वो क्या पूछना चाह रही थी। इसलिए अनन्या ने उसे कहा, कीर्ति, क्या कल मुझे अपनी दवाई का किट लाकर तुम्हारे दिमाग का एक्यूपंक्चर करना पड़ेगा? कीर्ति ने प्यार से कहा, अब तुम इतनी भी हार्ड मत बनो, तुम अब सिंगल नहीं हो, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैंने तुम दोनों की प्राइवेसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। अनन्या ने अपने पैरों को उठाकर हवा में साइकिलिंग करना शुरू कर दिया, जैसे वो अपनी फ्रेंड्स को इग्नोर कर रही थी और फिर बोली, बोलो अगर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है तो, और अगर नहीं तो मैं फोन रख रही हूँ, मैं थकी हुई हूँ। क्या तुम सच में थकी हुई हो या तुम्हें अपने पति के पास जाना है? कीर्ति को सीरियस नहीं होता देख अनन्या ने कहा, मैं फोन रख रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, कीर्ति ने मजाक करना बंद करके जल्दी से कहा, अनन्या आज मैंने डायरेक्टर संजय अवस्थी को देखा था, तो तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारे क्लिनिक के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें जब भी टाइम मिलेगा वो तुम्हारे क्लिनिक जाएंगे। मैंने उन्हें तुम्हारे क्लिनिक का एड्रेस भी दे दिया था। ठीक है, उनका यहाँ अच्छे से वेलकम किया जाएगा। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कीर्ति ने खास उसे ये बताने के लिए फोन किया था, लेकिन अनन्या को लगा कि डायरेक्टर अवस्थी ने यूं ही कह दिया होगा। वो बहुत बिजी रहते थे, उन्हें अनन्या के छोटे से क्लिनिक आने का कहाँ टाइम मिल सकता था। लेकिन 2 दिन बाद उसे बहुत हैरानी हुई कि डायरेक्टर अवस्थी सच में जीवन क्लिनिक आए थे। जब तक अनन्या क्लिनिक पहुंची, डायरेक्टर अवस्थी वहां पहले से ही जोशी अंकल से बात कर रहे थे। आयुर्वेदिक दवाइयों की खुशबू ने पूरे क्लिनिक को महका दिया था। अनन्या ने चाय बनाई। चाय की खुशबू ने दवाइयों की खुशबू के साथ मिलकर एक बहुत अलग लेकिन अच्छा माहौल बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम डॉक्टर सिंह की बड़ी पोती हो, डायरेक्टर अवस्थी ने सरप्राइज होकर कहा। जब कीर्ति ने उन्हें यहाँ का एड्रेस दिया था तो उन्होंने जीवन क्लिनिक का नाम देखा और वो थोड़ा सा हैरान हो गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये सेम नाम होगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये वही जीवन क्लिनिक होगा जिसे वो जानते थे, और हुआ भी यही। अनन्या डॉक्टर सिंह की बड़ी पोती थी। क्या आप मेरे दादाजी को जानते थे डायरेक्टर अवस्थी? अनन्या ने हंसकर पूछा। हाँ, तुम्हारे दादाजी ने बहुत सालों पहले मुझे एक लेसन पढ़ाया था। उस टाइम मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे और फिर मैंने उनको मेरे साथ काम करने के लिए इनवाइट करने की कोशिश की थी, और उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि जैसे वो फेल हो गए थे क्योंकि दादाजी ने उन्हें मना कर दिया था। डायरेक्टर अवस्थी अनन्या को उसके दादाजी के साथ के किस्से बता रहे थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वो अनन्या के दादाजी को बहुत याद करते थे। डायरेक्टर अवस्थी ने अपनी आंखों से क्लिनिक को अच्छे से देखा और पूछा, क्या क्लिनिक बंद होने वाला है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई थी? ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में थी और हमारी दवाइयों को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी, अनन्या ने जवाब दिया। डायरेक्टर अवस्थी ने समझते हुए सर हिलाया और वो बोले,
मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या तुम आयुर्वेदा ट्रेनिंग एसोसिएशन के ट्रेनिंग कोर्स को करने में इंटरेस्टेड हो? ट्रेनिंग कोर्स? अनन्या ने हैरानी से पूछा। आयुर्वेदा ट्रेनिंग एसोसिएशन एक कोर्स करवा रहा है जो बच्चों में होने वाली बीमारियों पर बेस्ड है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्किंग भी होगी और ये 15 दिनों तक चलेगा। अनन्या बहुत ज्यादा हैरान हो गई। आयुर्वेदा ट्रेनिंग एसोसिएशन जो प्रोग्राम चलते थे वो काफी अच्छे होते थे। क्या डायरेक्टर अवस्थी को इनके लिए अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को मौका नहीं देना चाहिए था? शायद वे जानते थे कि अनन्या क्या सोच रही थी, इसलिए डायरेक्टर अवस्थी ने कहा, हमारे हॉस्पिटल के लिए 3 लोगों का ऑफर था। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उनमें से एक आयुर्वेदा और वेस्टर्न दोनों मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है और उसने अभी एक इंटरनेशनल कोर्स के लिए अप्लाई किया था। इसलिए हमारे पास एक जगह बची है और हम इस मौके को बेकार नहीं जाने देना चाहते थे। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम एक प्रोफेशनल, केपेबल और यंग हो और तुम्हारे करियर के लिए अच्छा रहेगा। वो जानते थे कि अनन्या का दिल साफ है और इसलिए वे ये भी सोचते थे कि काश वो उनकी स्टूडेंट होती। थैंक यू डॉक्टर अवस्थी, मैं जरूर इस कोर्स को करूंगी। ये कहते हुए अनन्या थोड़ा सा इमोशनल हो गई। शाम को घर जाते टाइम अनन्या ने रास्ते में कीर्ति को फोन किया और आज जीवन क्लिनिक में जो हुआ था उसे बताया। कीर्ति बहुत हैरान हो गई और बोली, वाओ, ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इसे जरूर करना चाहिए। अनन्या को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। वो कीर्ति से बोली, मुझे कभी नहीं लगा था कि डायरेक्टर अवस्थी इतने अच्छे होंगे। मुझे अभी भी नहीं पता कि उनका थैंक यू कैसे करूं। कीर्ति ने जवाब दिया कि ये तुम्हारे लिए आसान है। फेमस होने के बाद तुम हमारे हॉस्पिटल में आकर वीक में एक बार अपनी कंसल्टेंसी दे देना। डायरेक्टर अवस्थी इससे बहुत खुश होंगे। कीर्ति कह सकती थी कि डायरेक्टर अवस्थी कभी लॉस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर अनन्या टैलेंटेड नहीं होती तो वे उसे कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं देते। कीर्ति की बात सुनकर अनन्या ने कहा, ये मैटर नहीं करता कि मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरा मकसद बस लोगों की जान बचाना है। लेकिन अभी के लिए पहले मुझे मेरे सीनियर से सीखना है। मेरे टीचर को ढूंढने के बाद मैं सब कुछ उनसे डिस्कस किया करूंगी। अनन्या सच में एक बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करना चाहती थी, लेकिन जीवन क्लिनिक को सच में एक डॉक्टर की जरूरत थी। क्या तुम दूसरे टीचर को एक्सेप्ट करना चाहती हो? कीर्ति ने पूछा। किसी के पास बहुत सारे टीचर्स नहीं हो सकते, कीर्ति ने आगे कहा। चलो, हमने तुम्हारे टीचर के बारे में बहुत बात कर ली, अब बताओ तुम्हारे पति के क्या हाल है? कीर्ति ये पूछते हुए बहुत एक्साइटेड लग रही थी। वो आगे बोली कि अनन्या सच बताओ, क्या तुम्हें सच में याद नहीं था कि तुम्हारा एक हैंडसम पति है? अनन्या ने सर हिलाते हुए कहा, मैं उसे सच में नहीं जानती। जैसा तुम कह रही हो कि वो हैंडसम है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सच में उसे अपना पति मान लूं। अगर मैंने उसे पहले देखा होता तो मैं उसे कैसे भूल सकती थी? क्या तुमने सच में अपनी मेमोरी खो दी थी? कीर्ति ने हैरानी से पूछा। नहीं यार, अनन्या ने शांति से जवाब दिया। चलो ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, मैं बस घर पहुंच गई। ये कहकर अनन्या ने फोन रख दिया। वो मन में सोचने लगी, लगता है कीर्ति सिद्धार्थ के अच्छे लुक्स को देखकर धोखा खा गई है, लेकिन वो उसकी स्कीम्स को नहीं जानती, वो कितनी खतरनाक होती हैं। अगर अनन्या को ये पता नहीं चलता कि वो उसे दुख नहीं देना चाहता तो वो पक्का ही उस मिस्टीरियस आदमी को अपने साथ नहीं रखती। अनन्या धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रही थी। मौसम ठंडा हो रहा था और कॉलोनी में कोई भी बाहर नहीं दिख रहा था। जैसे वो चलती जा रही थी, फिर अचानक स्ट्रीट लैंप भी बुझ गए और पूरी कॉलोनी में अंधेरा हो गया। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृतिका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अचानक से अंधेरा होने पर अनन्या थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि केवल उसकी कॉलोनी की लाइट नहीं गई बल्कि पूरे शहर की लाइट गई थी। अनन्या ने अपने फोन का टॉर्च जलाया और आगे चलने लगी। अंधेरा होने से कॉलोनी अचानक एकदम शांत लग रही थी। इतनी शांति होने के बाद भी अनन्या को ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन वो जब भी मुड़कर देखती वहां कोई नहीं होता। अनन्या का दिल तेजी से धड़क रहा था और वो तेज चलने लगी। अंधेरा होने की वजह से क्या वो डरावनी लग रही थी? उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कुछ अजीब चीज उसका पीछा कर रही थी? ठंडी हवा चल रही थी और अनन्या को कपकपी हो रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंची, वो पार्किंग से होते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। अनन्या ने एक बार फिर हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, जिससे वो अपने सामने खड़े आदमी को नहीं देख सकी। अचानक से 2 लोग टकरा गए। अनन्या पीछे की तरफ गिरने वाली थी कि अचानक उस आदमी ने अपने हाथ बढ़ाकर उसे कमर से पकड़ लिया था। वो घूमकर उसकी बाहों में आ गई। अनन्या ने हैरानी से अपनी आंखें खोली और उस आदमी को देखकर कहा, सिद्धार्थ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? सिद्धार्थ ने बोलते हुए उसे सीधा खड़े होने में मदद की। अनन्या सीधी खड़ी हुई और उसने गहरी सांस ली। बिना कोई जवाब दिए उसने पूछा, लाइट गई है, तुम यहाँ नीचे क्या कर रहे हो? हमारे पास घर में कैंडल्स नहीं है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ओह, चलो फिर कुछ खरीद कर आते हैं। अनन्या अपने ही घर में अंधेरे में नहीं जाना चाहती थी। अनन्या जैसे ही चलने लगी पर एक कदम उसे लगा कि सिद्धार्थ नहीं चल रहा। सिद्धार्थ एकदम शांत खड़ा था और सामने की तरफ देख रहा था। अनन्या उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो गई थी। उसकी आंखें कुछ देखकर चौंक गईं। पहले तो उसे लगा था कि अंधेरे की वजह से वो बहुत डरावनी दिख रही थी और इससे उसे खुद ही डर लग रहा था, लेकिन अब जब वो देख रही थी ऐसा लग रहा था कि सच में कोई उसका पीछा कर रहा था। बाहर आओ, सिद्धार्थ ने तेज आवाज में कहा। उसकी आवाज उस तेज बर्फीली हवा की तरह थी जो बॉडी को अंदर तक हिला देती है। अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से कोई निकल कर आया। अंधेरा होने की वजह से उसको पहचान पाना मुश्किल था। उसी टाइम अचानक लाइट आ गई और पूरी कॉलोनी में फिर से रोशनी हो गई। अचानक हुई रोशनी से अनन्या की आंखें एकदम से बंद हो गईं और अपनी आंखों को मसलते हुए उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी जो उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और ब्लैक कलर की ही हैट लगा रखी थी, जिससे वो मिस्टीरियस लग रहा था। और उसने ब्लैक सर्जिकल मास्क भी पहन रखा था। कोई नहीं जानता, शायद वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी था जिसे कैमरा के सामने पकड़े जाने का डर था। अनन्या ने उस आदमी की तरफ कंफ्यूजन से देखा और उसे पहचानने की कोशिश करने लगी। तुम? वो आदमी और पास आ गया। फाइनली अनन्या ने उसे पहचान ही लिया कि वो कौन था। एकदम से वो बोली, लतिका। उसने धीरे से कहा, तुम इतनी रात को मेरा पीछा क्यों कर रही हो? क्या तुमको डर नहीं लगता? तुमको पता है तुमने मुझे कितना डरा दिया? सॉरी, मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, लतिका ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में भी दिख रहा था कि वो सच में सॉरी फील कर रही थी। उसके जल्दी से सॉरी कहने पर अनन्या ने उसे ब्लेम नहीं किया, इसलिए अनन्या ने उससे पूछा, तुम मुझे ढूंढ रही थी, तुम्हें कोई एडवाइस चाहिए? लतिका ने अनन्या को घूरा और पूछा, क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? हाँ। अनन्या ने सिर हिलाया और लतिका को अपने घर बुलाया। उसके बाद लाइट्स जल रही थी, लेकिन वहां एकदम शांति थी। इतनी शांति की घड़ी की टिक टिक की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अनन्या ने सबके लिए चाय बनाई। अनन्या ने चाय पीते हुए उसकी तरफ देखा। लतिका उसके घर पर आधे घंटे से बैठी थी पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसकी नजर शांत थी, उसके फेस पर कोई इमोशन नहीं था। उसे देखकर अनन्या ने मन में सोचा, ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि जैसे वो यहाँ किसी एडवाइस के लिए आई है, तो फिर वो यहाँ क्यों आई है? चाय का कप नीचे रखने के बाद अनन्या ने एक ऑरेंज को छीला और गेस्ट होने के नाते लतिका को ऑफर किया। लतिका ने अपना मास्क नीचे किया और ऑरेंज खाने लगी। जब सिद्धार्थ अपने बेडरूम से बाहर आया और उसने लतिका को एक ही जगह बैठे देखा, जैसे वो पत्थर की तरह एक ही जगह पर जम गई हो, वो हैरान हुआ और अनन्या से बोला, बहुत देर हो रही है। वो ऐसा बोलकर गेस्ट को जाने के लिए कह रहा था।
अनन्या ने लतिका के हाथ का ऑरेंज नीचे रख दिया और लतिका की तरफ देखकर स्माइल की। पहली बार उसे लगा था कि सिद्धार्थ सही कह रहा है, बहुत लेट हो गया है। सच में अगर लतिका के पास कुछ कहने को था तो उसे कह देना चाहिए था, और अगर नहीं था तो उसे चले जाना चाहिए। लतिका ने सिद्धार्थ की तरफ हैरानी से देखा। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे वो उनसे सिद्धार्थ को देखने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो बिना खुशी से जाने के लिए मुड़ी। फिर अचानक वो शांति से अनन्या से बोली, एक ऐसा प्यार जिसका मकसद शादी नहीं है, वो सही नहीं है। अनन्या ये सुनकर हैरानी से लतिका को देखती रह गई और सोचने लगी, वो अचानक इस तरह क्यों बोली? इसका क्या मतलब था? इसका एडवाइस से क्या लेना देना था? उसी टाइम लतिका के कानों में एक गहरी और शांत आवाज गूंजी, मैं उसका पति हूँ। अनन्या की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गईं और वो सिद्धार्थ को देखने के लिए पलटी। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आप सुन रहे हैं एक लव स्टोरी मृदविका के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अनन्या को नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करे। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, पागल। सिद्धार्थ ने वो शब्द बहुत मजबूती से कहे थे और इतनी शांति से जैसे बर्फ की दीवार हो। वो ये सब करके अपने बेडरूम में चला गया। अनन्या उसे जाते हुए देखती रह गई। सिद्धार्थ को बेडरूम में जाता देखकर अनन्या लतिका की तरफ मुड़ी और उसे स्माइल करके पूछने लगी, मिस सिन्हा, आप सच में यहाँ क्यों आई थी? लतिका 1 मिनट के लिए हैरान हुई, फिर अपना मकसद बताते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। बिजनेस? अनन्या ने हैरानी से पूछा। उसने मन में सोचा वो किस तरह का बिजनेस कर सकते थे। अनन्या लतिका को समझ नहीं पा रही थी। लतिका ने समझाते हुए कहा, मेरे डैड से कहो कि मैंने अपना ट्रीटमेंट ले लिया है और मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। अनन्या ने लतिका को घूरा और उसके कहे शब्दों को सोचते हुए बोली, तो तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारे डैड से बोलूं कि तुमने यहाँ मेरे क्लिनिक पर आकर ट्रीटमेंट ले लिया है और तुम मुझे ट्रीटमेंट के लिए पैसे दोगी, लेकिन सच में तुमको ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है? हाँ? लतिका चुप रही, लेकिन उसका यही मतलब था। अनन्या थोड़ा सा हैरान हुई और फिर बोली, क्या तुमको लगा था कि मैं उस तरह की डॉक्टर हूँ जो अपने प्रोफेशनल एथिक्स को थोड़े से पैसों के लिए बेच दूंगी? अनन्या की आवाज में शांति थी, जैसे वो किसी का मैटर डिस्कस कर रही हो। लतिका उसकी इरिटेशन महसूस कर सकती थी। लतिका ने जवाब देते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाना है या किसी का गलत इलाज करना है, फिर तो ये प्रोफेशनल एथिक्स को बेचना नहीं कहा जाएगा, है ना? अनन्या सीरियस होकर बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन अगर तुम ट्रीटमेंट नहीं लोगी तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा सीरियस हो जाएगी और फिर ये ठीक नहीं हो पाएगा। मैं केवल तुम्हारे चेहरे के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हारे दिल के बारे में कह रही हूँ। ये सुनकर लतिका चुप हो गई और उसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। अनन्या ने फिर कहा, लतिका, तुम्हारे फेस को ठीक करना मुश्किल नहीं है, तुम बस एक्यूपंक्चर के कुछ सेशन लोगी और ठीक हो जाओगी। लतिका ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कितने सेशंस? मैं ये नहीं बता सकती क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे को ठीक से नहीं देखा है और ना ही टच किया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को फिर से पहले की तरह बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और फिर कम से कम तुम्हें ये सर्जिकल मास्क तो नहीं पहनना पड़ेगा। उसके बाद हम लाइट एक्यूपंक्चर शुरू करके तुम्हारी बीमारी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लतिका ने अपना हाथ मास्क के ऊपर रखते हुए कहा, क्या ये सच में ठीक हो सकता है? अगर तुम ट्राई नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? अनन्या ने सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेना चाहती, लेकिन इससे तुम सिर्फ खुद को परेशान नहीं कर रही बल्कि अपने पेरेंट्स को भी परेशान कर रही हो। अगर तुम सच में उनसे प्यार करती हो और उनको दुखी नहीं करना चाहती हो तो तुमको मुझे उनसे झूठ बोलने के लिए नहीं कहना चाहिए था। तुमको मेरा ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करके ठीक होना चाहिए। लतिका ये सुनकर भी चुप ही रही। अनन्या ने नोटिस किया कि लतिका चुप थी, लेकिन उसकी नजरों में थोड़ा सा बदलाव था, इसलिए उसने आगे कहा, एक आदमी की जिंदगी चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, उसमें कुछ दुखी मोमेंट्स भी होते ही हैं और अगर ये तुम्हें चोट पहुंचाकर दुखी करते हैं तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। ये तुम्हारे और तुमसे प्यार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। क्या ये सब भूलना आसान है? एक आदमी का दिमाग इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस होता है। अगर आप एक ही चीज को बार बार सोचेंगे तो आप उसे कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए उन दुखी करने वाली बातों के बारे में सोचना बंद कर दो, बल्कि उनके बारे में ज्यादा सोचो जो तुमसे प्यार करते हैं। कुछ टाइम बाद तुम्हें तुम्हारी लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी और जो टाइम तुम किसी चीज या पर्सन के बारे में सोचकर बिता रही हो वो पूरी तरह से वेस्ट ऑफ टाइम है। लतिका अनन्या को देखकर फिर से हैरान थी। वो जाते जाते अनन्या से बोली, मुझे तुम अच्छी लगी। अनन्या उसे स्माइल करते हुए देख रही थी और सोच रही थी, ये लतिका अचानक से क्या बोल गई? जैसे ही सिद्धार्थ ने लतिका के जाने से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, वो बाहर आया और बोला, वो चली गई? अनन्या ने कहा, हाँ, मैंने उसे थोड़ी सी एडवाइस दी और फिर वो चली गई। सिद्धार्थ को लतिका में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने आगे पूछा नहीं। वो बस अनन्या से बोला, जाओ नहा कर आओ। अनन्या हैरान हो गई। अनन्या ने अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए अपनी तरफ देखा और अपने हाथों से खुद को कवर करते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? सिद्धार्थ ने झुकते हुए अपने पीछे के ड्रॉवर को खोला और अनन्या की तरफ देखकर कहा, तुम ऐसे खुद को कवर क्यों कर रही हो? अनन्या ने गुस्से में सिद्धार्थ को देखकर कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ। सिद्धार्थ ने तुरंत अनन्या को बीच में टोकते हुए कहा, मैं बस तुम्हें नहाने के लिए इसलिए बोल रहा था कि उसके बाद तुम मेरे लिए बेडशीट चेंज कर दो, तुमने प्रॉमिस किया था ना लिटिल सिको। अनन्या ने उसकी तरफ देखकर मन ही मन सोचा। उसके आखिरी के शब्दों में मस्ती झलक रही थी, पहले नहाओ फिर उसकी बेडशीट चेंज करो। अनन्या को याद आया कि वो आदमी सफाई पसंद था और उसे उसकी बेडशीट हर 3 दिन में बदली हुई चाहिए। अचानक से उसकी हर बात अनन्या को सही लग रही थी और वो उसे इस तरह बिना नहाए बेडशीट चेंज करने कैसे दे सकता था? इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।